रिया अपनी माँ को मनाते हुए कहती है। माँ प्लीज मान जाओ ना, मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। आप क्यों हमारी शादी के लिए मना कर रही हैं? अजय बहुत अच्छा लड़का है, मुझे वो बहुत खुश रखेगा, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। आपको भी कुछ दिन बाद पता चल जाएगा कि अजय से अच्छा लड़का है मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। प्लीज माँ मान जाओ ना। ये कोई तेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो कॉलेज में पढ़ती है और अभी कुछ दिनों पहले ही तेरे कॉलेज में एडमिशन करवाया है। 1 साल भी नहीं हुआ है तेरे कॉलेज के एडमिशन को और तू बोल रही है कि तुझे शादी करनी है। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल होता है क्या, जो तू अचानक से बोलेगी और मैं तेरी शादी करवा दूं? तू उस लड़के से प्यार करती है या नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, लेकिन मैं उस लड़के से तेरी शादी कभी करवा नहीं सकती और तू इस बारे में सोचना भी बंद कर दे। लेकिन क्यों? आप क्या मेरी खुशी नहीं चाहती हैं? आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खुश रहूं, मैं खुश दिखूं? मैं आपसे साफ साफ कह रही हूं, अगर आप मेरी और अजय की शादी नहीं करवाएंगी तो ये बहुत कुछ गलत हो जाएगा और फिर आप कुछ कह नहीं सकती। इसलिए मैं भी आपको बोल रही हूँ कि हमारी शादी करवा दीजिए। अजय बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब करता है, पता नहीं क्यों आप उससे शादी करवाने के लिए मना कर रही हैं। अरे इतना अच्छा लड़का आपको कहीं मिलने नहीं वाला, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। और मैं भी ये बात तुझे लिख कर देती हूँ कि मैं तेरी शादी के लिए कभी मानने वाली नहीं हूँ। और ये भी बात लिख के ले ले कि मैं तेरे लिए इससे बहुत अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी जो तुझे हमेशा खुश भी रखेगा और कभी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। देख, कभी कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी किसी परेशानी में रहे या कभी कोई दुख उठाए, लेकिन अगर तू दुख खुद उठाना चाहती है तो उसमें तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी मैं और ना ही शादी के लिए मानूंगी। अब ये जिद करना बंद कर क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। रिया अपनी माँ की बातें सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाती है और इस समय अपने बॉयफ्रेंड अजय के पास उससे मिलने के लिए चली जाती है। अजय तुम तो कह रहे थे कि माँ हमारी शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ हमारी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती है और तुम कह रहे हो कि शादी हमारी होगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस जन्म में हमारी शादी होगी और अगर मुझसे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो देख लेना मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगी। फिर मत कहना अब तुम ही कुछ करो। अजय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिया तुम बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाती हो। देखो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की हिम्मत बन के रहना चाहिए। अब तुम ऐसे डर जाओगी तो कैसे काम चलेगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कठिनाई आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, झुकना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लड़ने के बारे में सोच नहीं सकते क्या? दुनिया हम दोनों को अलग करना चाहेगी, लेकिन हमें झुकना नहीं है, हमें सबको मनाना है। देखना एक दिन हमारे परिवार वाले रजामंदी से हमारी शादी करवाएंगे। तुम चाहे मानो चाहे मत मानो, मैं तुम्हारी माँ को मना लूंगा। फिर तो तुम एक बार माँ से मिल ही लो तो पता चल जाएगा कि माँ मानने वाली है या नहीं, क्योंकि मैं तो सब कुछ करके कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि माँ मानने वाली है, वो भी इस जन्म में। अब तो कोशिश करो तुम, वरना मुझे लगता है कि हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। अजय और रिया दोनों ही अपने अपने परिवारों में बहुत ज्यादा कोशिश कर लेते हैं। अजय भी रिया की माँ से मिलने जाता है और शादी के बारे में बात करता है, लेकिन कहीं से भी कोई भी उन दोनों की शादी के लिए हाँ नहीं भरता। दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रिया की माँ रिया के कमरे में एक प्रेगनेंसी किट देख लेती है, जिससे ये साफ साफ दिख रहा था कि रिया प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही रिया की माँ अजय की माँ अनीता से मिलने का प्लान बनाती है और अनीता से कहती है, देखिए बहन जी, हमारे बच्चों ने तो हमारी नाक कटवा दी है, लेकिन मैं नहीं चाहती हमारी कटी हुई नाक शहर में समाज में ढिंडोरा पीटे। मैं चाहती हूँ कि समय रहते ही हम हमारे बच्चों की शादी करवा देते हैं। आपको भी पता है मैं किस लिए कह रही हूँ और मुझे भी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि आप क्या कह रही हैं और ये भी पता है कि आप क्यों कह रही हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि शादी बहुत धूमधाम से हो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही बातें बनेंगी। ऐसे अचानक से मैं शादी क्यों कर रही हूँ? इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम 4 लोगों में शादी की बात हो जाए, ताकि ये बात बीच में ही रह जाए। अगर बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो माहौल बनेगा और उतने ही सवाल जवाब होंगे और हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी। दोनों की माँ मान जाती है और कुछ ही दिनों बाद अजय और रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद अब रिया अपने ससुराल जाती है और ससुराल को संभालने लगती है।
ऐसी एक दिन अनीता अपनी बहू रिया से कहती है, बहू, मुझे पुराने विचारों वाली मत समझना, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ, तुझसे ये बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, बहू, अभी तेरी इतनी भी उम्र नहीं है कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। तूने तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी इस बारे में अजय से बात करने ही वाली थी कि मुझे यही लगता है कि अब मुझे वापस से अपने कॉलेज जाना चाहिए। आज नहीं तो कल मुझे भी अपने करियर पे ध्यान देना ही है, कुछ अच्छा करना है, इसलिए अब मैं भी अपना कॉलेज वापस से स्टार्ट करना चाहती हूँ। हाँ बहू, मैं चाहती हूँ कि तू अपना कॉलेज शुरू कर दे, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू आज से ही अपना कॉलेज शुरू कर। और इस हालत में तू बाहर कॉलेज नहीं जा सकती है। अगर भगवान न करे कोई दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे पता है आपको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए आप बोल रही हैं, लेकिन ना फिक्र मत कीजिए आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख लूंगी। यहाँ तक कि अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, 4 लोगों से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी, कितना सही रहेगा ना। रिया वापस से अपने कॉलेज जाने लगती है। कई दिन निकल जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद रिया का पेट नहीं निकलता। बहू, मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इतना समय हो गया है, अब तक तेरा पेट नहीं आया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? माँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर को पहले ही दिखा दिया और डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया कि ऐसा होता रहता है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। कुछ दिनों बाद रिया का पेट भी दिखने लगता है। दिन निकल रहे थे। अब प्रेग्नेंट रिया अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज में कई बार उसके प्रेगनेंसी की वजह से लोग मजाक भी बना देते थे। एक दिन रिया को अचानक से कॉलेज में चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। ये बात जैसी अनीता और अजय को पता चलती है, वो तुरंत रिया के कॉलेज जाते हैं और वहाँ से रिया को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद अनीता डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, देखिए कहीं कुछ हुआ तो नहीं है मेरे पोते को? मेरा पोता ठीक तो है ना? आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप लोग घर जाइए, मैं रिया को लेकर घर आ जाऊंगा। अरे आप कैसी बातें कर रही हो मैडम, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ी वीकनेस आ गई थी, इसी कारण चक्कर खा के गिर गई। और बच्चा, कैसा बच्चा, कौन सा बच्चा है ये? कोई माँ थोड़ी बनने वाली है। रिया और अजय का झूठ सबके सामने आ जाता है क्योंकि रिया प्रेग्नेंट नहीं होती, जिसके बाद सब लोग रिया और अजय को काफी ज्यादा सुनाने लगते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया था और वह सभी से माफी मांगते हैं। रिया और पायल कहने को तो रिश्ते में ननद भाभी थे, लेकिन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। पायल अपनी ननद को अपनी बहन की तरह मानती थी, उसकी कही हुई हर बात को पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से इतना प्यार से रहना पायल की सास देवयानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रिया उसकी सौतेली बेटी थी। ऐसे ही एक रोज देवयानी अपने कमरे में खड़ी अपनी बहू पायल से बातें कर रही थी। तभी रिया उनके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर देवयानी गुस्से से कहे, तुझे जरा सी भी अकल है या नहीं? जब 2 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो तो पूछ कर अंदर आना चाहिए। अभी ये हाल है तो भगवान ही जाने अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी। बस करिए माँ जी, अगर रिया आ भी गई तो क्या हो गया? कौन सा वो दूसरे घर की है, वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। वो कौन सा किसी को कुछ कहने जा रही है? सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सबका मूड खराब हो जाएगा तो पूरा दिन भी खराब होगा। सॉरी मैम, माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप भाभी से जरूरी बातें कर रही हैं, वरना मैं बिना बताए कमरे में नहीं आती। मैं तो बस आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। कोई बात नहीं रिया, छोड़ो, जाने दो। और तुम्हें क्या जरूरत थी चाय लाने की? मैं ले आती ना। वैसे ही तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की चीजें मैं देख लूंगी। पता नहीं कैसे ये पागल लड़की मेरे घर की बहू बनकर आ गई। जरा सी भी चालाकी या अकल तो भगवान ने दी ही नहीं है इसे। ऐसे कैसे कोई भी बात नहीं। और तुम ध्यान से सुनो, आगे से मेरे कमरे में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, तभी आना। बिना पूछे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जी माँ, समझ गई, अब नहीं आऊंगी। मैंने ये चाय यहाँ रख दी है, आप लोग पी लेना। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी ननद के प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो रिया के जाने के बाद देवयानी से कहती है, माँ जी, रिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमेशा उससे ऐसे ही क्यों बात करती हैं? आखिर वो भी तो इसी घर का हिस्सा है, उसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। बहू तू तो अपना मुंह ही बंद रख
और वो तेरी कोई सगी ननद नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे सर पर बैठाने की जरूरत है। वो बस इस घर की नौकरानी है, यही समझ। अपने पति की आखिरी इच्छा की वजह से मैं उसे झेल रही हूँ, वरना अब तक कब का मैं उसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। इसे देखकर मुझे सिर्फ नफरत होती है। अपनी सास की बात सुनकर पायल को और भी गुस्सा आता है और वो आगे बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ देवयानी अपनी बहू पायल और अपनी सौतेली बेटी रिया के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश करती, लेकिन हर बार हार जाती। एक रोज पायल अपने रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसका पति पुनीत वहाँ आता है और टीवी ऑफ कर देता है और वो गुस्से से कहती है, ये क्या पुनीत जी, आपने टीवी क्यों ऑफ कर दिया? कितनी अच्छी मूवी आ रही थी, रिमोट वापस करिए और ऑन करिए टीवी। यार कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हारा पति काम करके थका आ रखा है, प्यार से उसके साथ बैठने, बात करने, एक गिलास पानी पूछने की जगह मैडम को टीवी देखने की पड़ी है। क्या बात है? गुड। ये इमोशनल अत्याचार करना बंद करिए, ठीक है? आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरा आराम तो आपसे देखा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बस। हाँ कहिए ना, क्या कहना है आपको? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, अगर ऐसा होता तो मैं हंस थोड़ी ना रहा होता। मैं तो तुमसे क्रिसमस पार्टी की बात कर रहा था। सोच रहा हूँ क्यों ना हम घर में क्रिसमस पार्टी रख लें, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। पार्टी, वो भी अपने घर में? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि आप घर में पार्टी करने की सोच रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। आपको तो पता ही है ना, माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पार्टी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। यार तुम तो मुझे डरा रही हो। मैं तो सोचा था कि तुम्हें इस क्रिसमस पार्टी के बारे में बताकर माँ को मनाने के लिए भी तुम्हें ही कहूँगा कि तुम माँ को मनाओ, लेकिन तुमने तो मूड ही ऑफ कर दिया। पुनीत इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पायल भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी ननद रिया वहाँ आती है और पायल को चुपचाप रसोई में काम करते देखकर कहती है, क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं रिया, माँ जी क्या कहेंगी, मैं तो तुम्हारे भैया की वजह से परेशान हूँ। वो क्रिसमस पार्टी रखना चाहते हैं घर में, लेकिन तुम्हें तो पता है माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी घर में क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार ही नहीं होंगी, इसलिए मैंने माँ जी से पूछने से पहले ही पुनीत जी को मना कर दिया, तो उनका मूड ऑफ हो गया और कमरे से चले गए। भाभी आपको पता है भैया को क्रिसमस पार्टी करना बहुत पसंद था, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन ही भैया का बर्थडे भी आता है। लेकिन माँ उनका जन्मदिन उसी दिन ना मनाकर अगले दिन मनाती है, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन उसी दिन पड़ता है। अब समझ में आया कि पुनीत जी क्रिसमस पार्टी के लिए क्यों बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये तो गलत किया। उसी दिन तुम्हारा भी तो बर्थडे पड़ता है, इसलिए माँ जी अपने बेटे का भी बर्थडे नहीं मनाती। इतनी नफरत। अब तो हमारे घर में क्रिसमस की पार्टी होकर ही रहेगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पायल और रिया आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर देवयानी आती है और अपनी बहू पायल से कहती है, अपनी ननद के साथ बाद में बात कर लेना। अगर पुनीत ऑफिस से घर आ गया हो तो उससे कहो कि मेरी कल गांव जाने की टिकट करवा दे। तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, सोच रही हूँ देख आऊं। इसे कहते हैं किस्मत। हम सोच ही रहे थे कि माँ जी के रहते क्रिसमस पार्टी कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ खुद ब खुद बहाना मिल गया। थैंक यू भगवान। जी माँ जी आ गए हैं, अभी कहती हूँ उनसे। पायल इतना कहकर पुनीत के पास जाती है और देवयानी की कही हुई सारी बातें बताती है। अगले दिन देवयानी गांव के लिए निकल जाती है, जिसके बाद पायल अपनी ननद रिया के साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी में लगती है। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ जाता है और दोनों ननद भाभी मिलकर अपनी क्रिसमस पार्टी की पूरी तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद पुनीत ऑफिस से घर आता है और पूरे घर में अंधेरा देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही घर की लाइट्स ऑन होती है, घर में मेहमानों की भीड़ और साज सजावट देखकर वो दंग रह जाता है। तभी पायल और रिया हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है, मैरी क्रिसमस। ये सब क्या है और कब प्लान किया तुम लोगों ने ये सब? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको क्रिसमस पार्टी की अरेंजमेंट कैसी लगी? आप खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सच में पार्टी की सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी हैं। लेकिन तुमने ये सब किया ही क्यों? तुमने तो मना कर दिया था ना पार्टी के लिए। माना माँ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके खिलाफ नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? क्योंकि मुझे सारी बातें आज पता चल गई कि आपको क्रिसमस पार्टी क्यों करनी थी
और माँ जी को क्यों नहीं करनी थी। मैं तो नई हूँ इस घर में, लेकिन आपको तो अपनी माँ को समझाना चाहिए कि उनको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। दूसरों को दुखी करने के चक्कर में वो अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बेटे को भी तो दुख दे रही थी। और आप उनको समझाने की जगह गलत दिन पर अपना बर्थडे मनाकर उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। पायल और पुनीत की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी सास देवयानी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आती है और जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी वो कहती है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी कही हुई सारी बातें सुन ली है। शायद तू सही कह रही है। मैंने ही बेवजह अपने मन में नफरत पाल रखी थी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। देवयानी इतना कहकर अपने सभी घर वालों से अपने गलत बर्ताव की माफी मांगती है और फिर दोबारा कभी रिया को सौतेली होने का ताना ना मारने का वादा करती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी करते हैं। इस तरह से बिना किसी दिक्कत परेशानी के दोनों ननद भाभी की क्रिसमस पार्टी सभी लोगों के साथ खुशी खुशी पूरी होती है। नंदनी एक बार सड़क से जा रही थी, तभी एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल कर चला जाता है। नंदनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अबे ओ अंधा है क्या? बाप दादा के पैसों पर उछल रहा है। ये अमीर लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों को तो जानवरों की तरह देखते हैं। मुझे सख्त नफरत है अमीर लोगों से। नंदनी बहुत गुस्से में थी और कपड़े हाथ से ही साफ करते हुए जा रही थी। तभी एक कोट पैंट पहने लड़का उससे टकराता है और नंदनी जमीन पर गिर जाती है। आज क्या सब लोग अंधे ही हो गए हैं? और तुम पक्का कोई अमीर हो ना, तभी तो कोट पैंट पहना है। तुम ये मत समझना कि तुम अमीर हो इसलिए मैं डर जाऊंगी। और एक बात बताओ, तुम अमीरों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस देता कौन है? गाड़ी तो चलाने आती नहीं है, बस सड़क पर चल रहे लोगों पर कीचड़ उछालना आता है। बदतमीज कहीं के। नंदनी अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर निकाल देती है और वो लड़का एक शब्द नहीं कहता। नंदनी काफी सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। तब वो लड़का मयंक खुद से बोलता है, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई वो लड़की? अरे यार, पहली बार तो कोई लड़की मिली थी जिसको देखने के बाद मेरी बोलती बंद हो जाए और दिल की धड़कनें धड़कने पे मजबूर हो जाए। मयंक को नंदनी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है। अगले दिन मयंक नंदनी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन एक साधारण से कपड़े में। मयंक को अपने घर देखकर नंदनी हैरान हो जाती है और मयंक से कहती है, अरे कैसे बेशर्म आदमी हो, मेरे घर तक चले आए। और कल तक तो तुम पोर्ट में थे, आज ये गरीबों वाले कपड़ों में कैसे आ गए? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? आपने शायद गलत समझ लिया मुझे मैडम जी। मैं भी आपकी तरह गरीब हूँ, गरीब। वो तो मांगे हुए कपड़े थे जो नाटक कंपनी से मांग कर पहने थे मैंने। मैं तो आपसे भी गरीब हूँ बहुत ज्यादा। कल के लिए माफी मांगने आया था। मेरी वजह से आप गिर गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे माफी मांगू। और मैं यहीं पास में एक टूटे हुए किराए के मकान में रहता हूँ। देखा, यही तमीज होती है हम गरीबों में और पैसे वालों में। हमें अपनी गलती भी पता होती है और हम अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन अमीर लोगों को तो बस पैसों के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। सड़क पर भले ही कोई मर रहा हो, लेकिन मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकते। मयंक और नंदनी काफी बातें करने लग जाते हैं। मयंक अब नंदनी से रोज मिलने आने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक बार नंदनी काफी परेशान होती है और अपने घर में चुपचाप बैठी होती है। तभी मयंक वहाँ आता है और नंदनी मयंक से कहती है, तुम यहाँ काफी समय से रह रहे हो। हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। तुम्हारा परिवार है भी या नहीं? है परिवार है, सबके होते। मेरे भी है, मम्मी है, पापा है। तो बस फिर मुझे मिलना है तुम्हारे परिवार से। नंदनी की बात सुनकर मयंक सोच में पड़ जाता है और तुरंत अपनी माँ बाप से मिलने एक बहुत बड़े घर में जाता है, जहाँ मयंक की माँ शीला और पिता आनंद रहते थे। मयंक बेटा, कहाँ हो तुम आजकल? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? हमारी वो जो मेड है वो कहाँ है? वो तो काम कर रही होगी ना। ठीक है, फिर आप उसके पास जाइए, उसकी साड़ी मांगिए और पहन के तैयार हो जाइए। और पापा, आपके लिए जो मैं कपड़े लाया हूँ ना, आप वो पहन लो और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा बस। और हाँ, आप लोगों को बाद में मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी जो कह रहा हूँ वो करो बस। मयंक किसी को कुछ बोले नहीं देता और जल्दी से पुराने फटे कपड़े पहनकर अपने टूटे हुए घर ले आता है, जो उसने नंदनी को बताया था। ये सब क्या है मयंक? इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनने को कहा मुझे? मेरे पास एक से एक महंगी साड़ी और ब्रांडेड साड़ी है, मैं वो क्यों नहीं पहन सकती?
और ये इतना टूटा हुआ घर किसका है? माँ पापा, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आज आज हमारे प्यार की परीक्षा है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जो कि अमीर लोगों को पसंद ही नहीं करती, जिसके लिए हमें कुछ टाइम तक गरीब बनने का नाटक करना पड़ेगा और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बस। और हाँ, थोड़ी देर में आती होगी वो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मयंक की बात को सुनकर उसके माँ बाप भी झूठ में उसका साथ देते हैं। कुछ देर बाद नंदनी आती है। नमस्ते आंटी। ओ बेटा, तुम ही हो जिसके बारे में मयंक इतनी तारीफ करता है। वैसे हो तो तुम भी बहुत ही प्रिटी। क्यों मयंक के पापा? सो ब्यूटीफुल ना? मयंक, तुम्हारी माँ को इतनी अच्छी इंग्लिश भी आती है। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये हमारी तरह गरीब हैं। ऐसा लग रहा है गरीब होने का नाटक कर रही हैं एक पुरानी साड़ी पहनकर। नहीं नहीं नहीं, हम तो गरीब है, हम तो बहुत गरीब है। हम तो इतने गरीब है ना कि मेरे मम्मी पापा के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है और वो एक ही टाइम पे धो धो के पहनते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी दुख भरी कहानी। हमें तो खाना भी सिर्फ एक टाइम का मिलता है, वो भी कई बार तो मिलता ही नहीं है। हाँ, मना कहाँ कर रही हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखकर लगता नहीं है। ऊपर से इंग्लिश भी कितनी अच्छी है। मुझे तो इंग्लिश के नाम पर बस एक इंग्लिश शब्द ही आता है। डॉटर माई डोंट नो इंग्लिश। वो टीवी देखना बहुत शौक है ना, तो जितनी भी आती है टीवी देखकर ही सीखी है। नंदनी और बाकी सब बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक झूठ ही चल रहा था। एक दिन शीला हीटर के आगे बैठी होती है, तभी नंदनी वहाँ आ जाती है। अरे आंटी, ये तो हीटर है ना, बहुत महंगा आता है। यहाँ कैसे? नहीं बिटिया, ये तो खराब है। कबाड़ी की दुकान में देखा था, उनसे बहुत कहा तो उन्होंने दे दिया। अब कोई 4 मेहमान आए तो दिखा सकते हैं ना कि हमारे घर में हीटर है। लेकिन ये तो गर्म कर रहा है। आप झूठ क्यों बोल रही हो आंटी? नंदनी को शक हो जाता है और वो सवाल जवाब करने लगती है। तभी आनंद एक तसला लेकर आता है जिसमें लकड़ियाँ जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था। अरे नंदिनी बिटिया, ये गर्माहट इस घर की आग की वजह से है। आनंद की बात को सुनकर नंदनी की गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मयंक और उसके परिवार का हाल बेहाल हो रहा था। रात में पूरा मोहल्ला सो रहा था, तब सभी लोग जाग रहे होते हैं। मयंक बेटा, कब तक हमें झूठ की जिंदगी जीनी पड़ेगी? आज नहीं तो कल सब कुछ बताना ही पड़ेगा। माँ, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं नंदिनी को सब पता ना चल जाए, और चल गया तो क्या होगा। अरे मुझे तो इतनी नींद आ रही है, लेकिन खाट पे तो मुझसे सोया ही नहीं जाता, और ऊपर से ठंड से कपकपी हो रही है। अपने माता पिता का हाल देखकर मयंक रोज हिम्मत करता है कि नंदिनी को सच बता दे, लेकिन वो नहीं बता पाता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शीला को बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन वो पानी नहीं पी रही थी। ये देखकर मयंक कहता है, माँ, आप 4 बार कह चुकी हो कि आपको प्यास लग रही है। अगर प्यास लग रही है तो पानी क्यों नहीं पी लेती? अगर पानी नहीं पियोगी ना तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और बीमार पड़ जाओगी, इसलिए पी लो यार पानी। ये पानी पीऊं मैं? एक तो पहली बात, ये नाला का पानी है। अब तक तो पी रही थी, लेकिन इतनी सर्दी में इतना ठंडा पानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे मयंक, तुझसे अगर नहीं बताया जा रहा तो हमें बता दे, हम जाके नंदिनी बिटिया को प्यार से सब बता देंगे, और वो भी हमें इतने टाइम से देख रही है तो उसे समझ आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं, सही है। पापा, अगर इतना आसान होता ना तो मैं कब का बता चुका होता उसे। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नंदिनी हाथ में अखबार लेकर आती है और बोलती है, मयंक, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम गरीब हो। नंदिनी, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी कहा था तुम्हें, वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम अमीर लोगों से इतना नफरत करती हो, और इसी नफरत के कारण मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। अगर आज मैं इस अखबार में आप तीनों की तस्वीर नहीं देखती, तब तो मुझे इस सच के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमने ये सब बस अपने बेटे के प्यार के लिए किया है। तुम हमें गलत मत समझो। सही कहा आंटी आपने, मुझे बुरा लगा जरूर है, लेकिन इस बात का कि आप सबको बस मेरी वजह से इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता था मयंक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नंदिनी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो मयंक को कुछ ना कहकर अपना लेती है। लीला के घर में कभी शांति नहीं रहती थी।
उसकी पांचों बहुएं हमेशा ही एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। एक दिन लीला अपने कमरे में आंखें बंद किए बैठी जाप कर रही थी। तभी उसे अपनी बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। भगवान ही जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इन पांचों को अपने घर बहू बना कर लाई। जब देखो जानवरों की तरह लड़ती ही रहती हैं, शांति से पूजा पाठ भी नहीं करने देती हैं। पूरा दिन इन्हीं की लड़ाई सुलझाती रहती हूँ बस। क्यों तुम पांचों आपस में लड़ रही हो? कभी मुझे घर में शांति देखने को मिलेगी या नहीं? अपनी सास को देखकर उसकी पांचों बहुएं, बड़ी बहू अनीता, दूसरी बहू रानी, तीसरी बहू कीर्ति, चौथी बहू पायल और पांचवी बहू निधि लड़ाई बंद करके पीछे हट जाती हैं। माँ जी, ये लोग मुझसे लड़ रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। वाह जेठानी जी, माँ जी को देखते ही आपने तो अपना रंग ही बदल लिया। अभी तक तो सबसे ज्यादा आप ही लड़ रही थी ना? सही बोला आपने जेठानी जी। पहले बड़ी जेठानी ने लड़ाई शुरू की थी, हम तो बाद में आए थे। अरे ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम पांचों आपस में कटी मरी जा रही हो, लेकिन लड़ने की कोई वजह तो होगी ना। बिना किसी बात के तो तुम सब लड़ोगी नहीं। माँ जी, ये लड़ने की वजह ये हीटर है। हम सब इस हीटर की वजह से लड़ रहे हैं। वो बड़ी जेठानी हमें हीटर नहीं दे रही थी। हम सब अभी अभी नहा कर आए थे, हमें ठंड लग रही थी। तुम पांचों का ये ड्रामा रोज का हो गया है। सुबह हो या शाम तुम पांचों हमेशा लड़ती ही रहती हो। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मैं इस हीटर को ही उठाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, वरना हमसे तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी ठंड में हमारे हाथ पैर एक काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तुम पांचों तो कागज की बनी हो ना, जो ठंडे पानी में जाते ही गल जाओगी। इस हीटर की लड़ाई छोड़कर जाकर अपने अपने काम करो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। लीला अपनी पांचों बहुओं को बड़बड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के डर से पांचों भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन उन पांचों की हीटर को लेकर लड़ाई कम नहीं होती। एक दिन पांचों हीटर चलाकर एक साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं और लीला बैठी खाना खा रही होती है। पांचों एक दूसरे को धक्का मार मार कर हीटर के आगे बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी अनीता लास्ट में बैठी कीर्ति को इतनी जोर से धक्का मारती है कि उसका हाथ सीधा लीला की थाली पर लगता है और वो थाली समेत जमीन पर गिर जाती है। जेठानी जी, क्या है? आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तुम कितना झूठ बोलती हो देवरानी जी, मैंने कहाँ तुम्हें धक्का मारा? क्यों झूठ बोल रही हो जेठानी जी? सबसे पहले आप ही बैठी हो, आप ही ने मुझे धक्का मारा है, तभी मैं गिरी हूँ। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है जो मैं तुम्हें धक्का मारकर गिराने की कोशिश करूंगी? जेठानी जी, मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। हीटर मेरे पास रखा हुआ था, आप हीटर के पास बैठना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे धक्का मार दिया। ये चीजें तो मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि धक्का तो मुझे भी लग रहा है। इसका मतलब तुम भी मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपको धक्का आपको बचाने के लिए मारा, ताकि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन आपने मुझे गिराने के लिए ही मारा। आप दोनों चुप करिए। आप लोग अपनी लड़ाई के चक्कर में ये तो भूल ही रही हैं कि माँ जी यहीं बैठ के खाना खा रही थी और आप लोगों के धक्का मुक्की के चक्कर में उनकी थाली जमीन पे गिर पड़ी। अब क्यों शांत हो गई तुम दोनों? और लड़ लो। एक काम करो, हीटर उठाकर अपने मुंह पर रख लो। कम से कम कुछ दिनों के लिए मुंह तो बंद होगा तुम सबका। खाना तक जीना हराम करके रखा हुआ है तुम सबने। पता नहीं कभी किसी घर में सुकून आएगा भी या नहीं। माँ जी रुकिए, ऐसे आधा पेट खाकर मत जाइए। मैं अभी आपके लिए दूसरी थाली में खाना लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों का आपसी प्यार देखकर मेरा पेट भर गया। अगर जल्दी ही तुम लोगों ने अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया ना, तो मुझे मजबूर होकर ये घर छोड़कर आश्रम में ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ जी, आपको घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? जाना है तो ये लोग जाए जो हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। वैसे कम तो कुछ तू भी नहीं है, इसलिए तुम भी अपना मुंह ही बंद रखो। कसर किसी ने नहीं छोड़ी है परेशान करने में। लीला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाहर पहले से ही ठंड हो जाती है। बारिश होने के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है।
सुबह सुबह अनीता नहा धोकर आती है और हीटर चलाकर बैठ जाती है। कोई भी इतनी ठंड में घर का काम करने को तैयार नहीं होता। आज बाहर बहुत ठंड हो रही है। आज तो मैं हीटर किसी को नहीं देने वाली, फिर चाहे कोई कितना भी लड़े। जेठानी जी, जल्दी से हीटर दीजिए। ठंड के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। एक तो पहले से ही इतनी ठंड है, ऊपर से ये बारिश तो जान ही ले रही है। रानी, मैं तुम्हें ये हीटर नहीं दे सकती हूँ। आज बहुत ठंड है। जिसे ज्यादा ठंड लग रही है वो मेरे कमरे में बैठकर अपने हाथ सेक सकता है। आप बहुत ही चालू हैं जेठानी जी। आपने तो अपना कमरा गर्म कर लिया, अब आपको तो पूरे दिन ठंड नहीं लगेगी, लेकिन हमारा कमरा तो ठंडा रहेगा ना। इसलिए आप ये हीटर मुझे दे दीजिए, वरना अभी कीर्ति भी आ जाएगी मांगने के लिए। कोई भी आए, आज मेरा हीटर किसी को नहीं देने वाली हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं दोगी जेठानी जी? ये मत भूलिए, ये हम 5 बहुओं का हीटर है, इस पर हम 5 का हक है। ये क्या किया तुमने? वो जो सही है। बहुत देर से आपने हीटर के मजे लिए, अब हमारी बारी है। आपका नहीं, अब मेरा समय हो गया है। आपने अपना समय बात करने में बर्बाद कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं ऐसे ही करूंगी जेठानी जी, क्योंकि हर चीज में मेरा भी हक बनता है। कीर्ति हीटर उठाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। रानी और अनीता उसे देखती रह जाती हैं। तभी अनीता रानी से बोलती है, हम दोनों इससे बड़ी हैं, लेकिन इसने हमारी बात को इनकार करके हमारे आगे से हीटर लेकर चली गई। हाँ जेठानी जी, इसे अब बताना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आए हैं इस घर में और हक ये जता रही है। तो यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? चलना चाहिए उसके पास हमें। बिल्कुल चलिए ना। रानी और अनीता कीर्ति के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि कीर्ति आराम से हीटर चलाकर अपने हाथ पांव सेक रही होती है। कृति, ये हीटर मुझे वापस करो। तुम्हें अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो जाके अपने माता पिता को बोल दो कि तुम्हारे लिए एक हीटर भिजवा दे। बिल्कुल सही कह रही हैं जेठानी जी। एक काम करिए जेठानी जी, ये बात आप अपने माँ बाप को बोल दीजिए, क्योंकि ये हीटर मेरे पति लेकर आए हैं। इस नाते तो इस हीटर पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही होगा। इस घर में जो भी आता है वो हमारा होता है, मेरा और तुम्हारा नहीं। इसलिए ये ताना दोबारा मत मारना। रानी हीटर का स्विच बंद करने चलती है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके चलते सबके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई की आवाज घर के बाहर तक चली जाती है और उनके पड़ोसी उनके घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान थी, क्योंकि वो कमरे के अंदर थीं। तभी कीर्ति का पति पुनीत बैग लिए वहां आता है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़ने में इतनी बिजी हो चुके हो कि पल्लू में लगी आग भी दिखाई नहीं दे रही है। पुनीत जी, आप कब आए? सोचा था अचानक से आकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया है। तुम सबकी लड़ाई के चलते पूरा मोहल्ला अपने घर के अंदर घुस चुका है, जाकर देखो। ये क्या कह रहे हैं देवर जी आप? सच बोल रहा हूँ। वैसे ये लड़ाई किस बात की हो रही है? पुनीत जी, ये लड़ाई एक हीटर की वजह से हो रही है। हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि एक हीटर की वजह से 5 के बीच में लड़ाई होती रहती है। गलत ही क्या कहा था, अब तो तूने अपनी आंखों से देख लिया। बेटा, इन 5 को हीटर के चलते लड़ते देखकर मैं तो दुखी हो गई हूँ। वैसे माँ, ये हीटर मैंने आपके लिए भिजवाया था। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो इसका होने से कोई फायदा नहीं है। पुनीत कुछ दिनों बाद हीटर अपने गांव भिजवा देता है, जिसके बाद ना ही घर में हीटर होता है, ना ही 5 के बीच में लड़ाई होती है और लीला को अपने घर में शांति भी प्राप्त होती है। आपको बार बार बताने पर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? आपको पता है मुझे कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके ना, इस बोर्ड को चेंज करवा दीजिए। आखिर क्या बात थी? क्यों शारदा उस इंसान को डांट रही थी? जानने के लिए कुछ वक्त पहले चलते हैं। बिलासपुर गांव में शारदा अपनी सास, पति और छोटी बच्ची के साथ रहा करती थी। शारदा की सास कुंती उसे ताना मारते हुए बोलती है,
अरे नास पीटी, जब से तू हमारे घर ब्याह कर आई है तब से लेकर आज तक तूने हमको कोई सुख नहीं दिया। पोता मांगा था लेकिन लड़की पैदा कर दी तूने। तेरी वजह से आज मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा है। अगर तुझसे शादी नहीं करता तो शायद आज मेरा बेटा सही सलामत होता। लेकिन माँ जी, जो भी आपके बेटे के साथ हुआ वो एक हादसा है, उसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताओ। अरे करम जली, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाकर यहाँ भेजा है क्या? माँ जी, अब इसमें मेरे माँ बाप की क्या ही गलती है? हर बार आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेकर आती हो? अरे रे रे रे, कैसे बोल रही है? अब तो इस महारानी को कुछ बोल भी नहीं सकती। कभी मेरे लिए भी दर्द दिखा दिया कर। कुंती अपने बेटे की बीमारी की वजह से शारदा को मनाती है। शारदा मजबूरी करके अपने पति, सास और छोटी बच्ची का ख्याल रखती है। एक दिन शारदा का काम छूट जाता है। तभी वो रास्ते से आते वक्त एक चिकन वाले को देखकर बोलती है, भैया, आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं बहुत अच्छा चिकन बनाती हूँ, बहुत स्वाद भी होता है उसमें। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। हाँ, काम तो बहुत है मेरे पास। दुकान में कई लोग चिकन लेने आते हैं और कई लोगों को पका पकाया चिकन चाहिए होता है। अगर तुम चिकन बना सकती हो तो ठीक है। भैया, आप एक चिकन का छोटा सा ढाबा खोल लो और मैं चिकन को पकाकर बेच दिया करूँगी। आप मुझे महीने की पगार दे देना, बस इतनी सी ही बात है। हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन क्या ये दुकान अच्छी लगेगी? देखो, मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूँ, अगर मेरी आमदनी कम हुई तो मैं तुम्हें तुरंत अपने काम से निकाल दूंगा। मैं बिना वजह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अगर चिकन नहीं बिका ना तो मैं घूम घूम कर आपका पूरा चिकन बेच दिया करूँगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए मुझ पर। ऐसा करो, तुम अपना ये सामान रख कर काम में लग जाओ। आज से ही तुम काम शुरू कर दो। वैसे तुम्हारा पति क्या करता है? मेरे पति की कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए। इसी वजह से वो काम नहीं कर सकते और मैं ही अपने घर का खर्च चलाती हूँ। ऐसे घर पे कौन कौन है आखिर तुम्हारे? सास है, पति है और एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है। उसी की पढ़ाई के लिए मैं इतना काम कर रही हूँ, वरना मैं तो खेती बाड़ी करके भी पैसे कमा लूँ, मजदूर जो हूँ मैं। शारदा को आनंद के चिकन शॉप पर काम मिल जाता है। शारदा को चिकन खाना और बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो चिकन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी शारदा की बेटी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, स्कूल से बोला गया है अगर मैंने इस महीने का पैसा समय पर नहीं दिया तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं बेटा, थोड़ा वक्त लग गया, तू चिंता मत कर। मैं आज ही मालिक से जाकर पैसे मांग लूंगी, बस तू सब्र रख। माँ, ये आपका दुकान नहीं है जो कुछ देर में इंतजार करने के बाद पककर तैयार हो जाता है और लोग पैसे दे देते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है पिंकी, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? तुझे स्कूल में यही सब सीखने के लिए भेजती हूँ मैं। माँ बेटे की बात सुनकर वहाँ कुंती आती है और अपनी बहू को फिर से ताना देने लगती है। अरे क्या बात कर रही है शारदा? अगर तेरी बेटी तुझसे नहीं सीखेगी तो किससे सीखेगी? अब बबूल का पेड़ बोएगी तो उसमें से तुझे आम कहाँ से मिलेंगे? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। माँ जी, पिंकी सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि आपके बेटे की भी बेटी है, आपकी पोती भी है। बेचारी को कभी प्यार से गले लगाया है आपने? नहीं ना? पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे जो सपोले को अपने गले से लगाकर प्यार करूं। मुझसे इतनी उम्मीद मत किया कर, समझी? हाँ, समझ गई। वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप कभी मेरी बच्ची को अपनाओगी। चल पिंकी, मेरे साथ चल। दोनों माँ बेटी आनंद के शॉप पर जाते हैं जहाँ शारदा काम किया करती थी। तभी शारदा आनंद से बोलती है, मालिक, मुझे मेरी पगार चाहिए, मेरी बेटी के स्कूल में देनी है। अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं दी तो मेरी बेटी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं स्कूल वाले। ठीक है, देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार तुमने मेरी दुकान से बहुत बार चिकन अपने घर पे ले जाया है, तो मैं तुम्हें इसके पैसे काट कर दूंगा। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, आप पैसे काट लो, लेकिन पैसे दे दो, वरना मेरी बेटी को देर हो गई ना तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, देता हूँ, रुको यहीं पर, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ देर बाद आनंद शारदा को पैसे दे देता है, लेकिन पैसे कम थे। ये देखकर शारदा बोलती है, मालिक, आपने तो कहा था कि मुझे कम पैसे मिलेंगे, लेकिन इतने कम? आपकी दुकान का चिकन मैंने मुश्किल से 2 बार लिया है, लेकिन आपने तो मेरी आधी पगार से भी ज्यादा काट लिया है। हाँ, वो तुम कुछ दिन लेट भी आई थी इसलिए, वरना सब सही था। वैसे भी अभी पैसों की दिक्कत चल रही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आपको मेरी पगार देनी ही पड़ेगी। अगर आप मेरी पगार नहीं दोगे तो मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जाओ, इतना लेकर ही चले जाओ। लेकिन मालिक, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आज मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया ना, तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। ऐसा करो, आज के बाद यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, एक बात बता दूं आपको, कि जो आपकी चिकन की दुकान है ना, वो मेरी वजह से चल रही है। देख लेना, ये दुकान भी बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगी। शारदा अपनी कम पगार लेकर घर की तरफ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद पिंकी को भी स्कूल से फीस ना देने की वजह से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, खाने को कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुझे भूख लग रही है। यहाँ तेरी फिक्र किसी को नहीं है। तुझे बहुत तेज भूख लगी है ना? बस कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन तुझे और दुख सहने होंगे मेरी बच्ची। रुक, अभी मैं कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आज मुझे चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है और बहुत दिन हो गए हैं। आपके हाथ का चिकन खाए हुए, बहुत स्वादिष्ट बनाती हो आप। मेरी हाथ का चिकन अगर पिंकी को पसंद आ सकता है तो बड़ों को भी तो पसंद आ जाएगा। मैं किसी और की दुकान से चिकन खरीद कर ठेले पर कुल्हड़ चिकन बनाकर बेचूंगी। शारदा दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती है और वो एक दुकान खोलती है। कुछ दिनों बाद एक मजदूर को दुकान का बोर्ड बनाने को देती है और जैसे ही वो इंसान बोर्ड लेकर आता है, तभी शारदा बोर्ड देखकर बोलती है, मुझे जल्द से जल्द नया बोर्ड बनवा कर दो। मैंने बोला था ना, मजदूर बहू का कुल्हड़ चिकन, लेकिन तुमने तो पूरा मतलब ही बदल रखा है इसका। कुल्हड़ की जगह कुल्हाड़ी। वाह! अब जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरा बोर्ड ठीक करके दो, तब तक मैं इसी बोर्ड से काम चला लूंगी। शारदा अपनी दुकान खोलती है और चिकन बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू से कुछ लोग उसकी दुकान में खींचे चले आते हैं। और तभी एक आदमी बोलता है, अरे वाह, क्या बात है, आप यहाँ कुल्हाड़ी चिकन बना रहे हो? जरा हमें भी टेस्ट करवाइए कि आखिर ये कुल्हाड़ी चिकन कैसा होता है। आपकी दुकान का नाम तो बहुत ही अनोखा है, मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन। हाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी आपको कुल्हाड़ी चिकन देती हूँ, खाकर देखिए और बताइए मेरे हाथ का कुल्हाड़ी चिकन कैसा लगा। लेकिन आपने दुकान का नाम ऐसा क्यों रखा है, कुल्हाड़ी चिकन? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो आपके दुकान का नाम देख कर आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर शारदा को बहुत अच्छा लगता है और वो फैसला करती है कि अब वो अपनी दुकान का नाम नहीं बदलेगी और अब आगे भी शारदा अपनी दुकान का नाम मजदूर बहू का कुल्हाड़ी चिकन ही रखती है। और अब शारदा का पति उसकी दुकान में बैठे बैठे मदद करवाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।